इस वीडियो में हम लोग लैम्डा वायरस के रिप्रेसर और उसकी जीन्स की सर्किट को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में अगर कहीं पर C1 बोला हुआ है मैंने और कहीं पर CI बोला हुआ है तो उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। कहीं पर अगर मैंने CI बोला है तो उसे C1 ही मानिएगा। जो मेन नाम याद रखना है वो है C1 लैम्डा रिप्रेसर। लैम्डा वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का इकोलाई को इन्फेक्ट करने वाला एक बैक्टीरियोफाज है। ये दो तरह की साइकिल दिखाता है। इन्फेक्शन करने के बाद लैम्डा का डीएनए सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और ये या तो लाइटिक मोड दिखाएगा या लाइसोजेनिक मोड। लाइटिक मोड में सीधा इस डीएनए से नई डीएनए कॉपी तैयार होती हैं और फिर नई डीएनए कॉपी नए वायरस के प्रोटीन्स के साथ जुड़ करके नए वायरस के पार्टिकल बनाएंगे। फिर ये सेल के डीएनए को तोड़ करके और सेल की वॉल को तोड़ करके सेल से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि इस केस में बैक्टीरिया की जो सेल है उसका लाइसिस हो जाता है, इसलिए हम उसे लाइटिक मोड कहते हैं। दूसरा रास्ता उसका ये भी है कि वो अपने जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम में जोड़ ले और जोड़ करके प्रोफाज बन जाए। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम में जब जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम प्रोफाज कहते हैं। जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा ये डीएनए भी साथ में डिवाइड करेगा। जब बैक्टीरिया अपने क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में बांटेगा तो उस टाइम ये डीएनए भी ऑटोमेटिकली डॉटर सेल में चला जाएगा। इस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया की सेल में कभी लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए डैमेज हो जाए, जिससे ये हो कि बैक्टीरिया की सेल मरने वाली है, तो ये अपनी लाइसोजेनिक साइकिल छोड़ करके वापस लाइटिक साइकिल में एंटर कर सकता है। उसके लिए वो अपने प्रोफाज को वापस बैक्टीरिया के जीनोम से बाहर निकालेगा, नई अपनी डीएनए कॉपी तैयार करेगा, नए वायरस के पार्टिकल तैयार करेगा और फिर सेल को रप्चर करके बाहर निकल आएगा। लाइसोजेनिक साइकिल में भी मल्टीपल टाइम ये डिवाइड कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन साइकिल का एंड हमेशा लाइटिंग मोड पर ही होना है। जब कभी लैम्डा का वायरस बैक्टीरिया के अंदर आता है तो उसकी कुछ खास स्टार्टिंग की जीन्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं इमीडिएट अर्ली जीन, जिनमें से एक है क्रो और एक है एन जीन। इन जीन के पास अपने प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर्स हैं। यहाँ पर जो आर वर्ड और एल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को लेकर किया गया है। जैसे प्रमोटर पी आर का मतलब है कि जब भी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा तो वो राइट हैंड साइड की तरफ डीएनए को पड़ेगा, जबकि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर एल से बाइंड करेगा तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसक्रिप्शन करेगा। बैक्टीरिया में एंट्री करने के फ़ौरन बाद लैम्डा वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है अपने जीन्स को पढ़ने के लिए। उसकी एन जीन से पढ़ करके जो प्रोटीन बनता है उसका नाम है एन प्रोटीन और ये एक एंटी टर्मिनेटर है। सिमिलरली क्रो जीन को पढ़ करके 50% के आसपास टाइम पे जब भी कभी आरएनए पॉलीमरेज पी आर से बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन TR1 पे हो जाएगा और इस टाइम क्रो नाम का प्रोटीन ट्रांसलेट होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करे और बजाय TR1 को ट्रांसक्रिप्शन खत्म करने के वो TR2 तक चला जाए। ऐसा काम 50% टाइम होगा। तो अब जो आरएनए बनेगा वो पहले से लंबा आरएनए बनेगा और इस आरएनए में क्रो के लिए तो मैसेज है ही, इसके अलावा 3 और नए प्रोटीन के लिए मैसेज आ गया, C सेकेंड, O एंड P। यहाँ पर जो N बना है ये एक एंटी टर्मिनेटर है और इसका काम है TL1 और TR2 से जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो रहा था उसको ब्लॉक करना। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज अब अगर यहाँ आता है PL पर तो वो यहाँ TL1 पे ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रुकेगा बल्कि वो आगे तक ट्रांसक्राइब करता जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वो TR2 से आगे तक ट्रांसक्राइब करेगा और आरएनए लंबे बनेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड साइड पर अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 3 जीन और इंक्लूड हो जाएंगी ट्रांसक्राइब हुए आरएनए के अंदर, जो कि C3, XIS और INT हैं। इनसे N के प्रोटीन और बनेंगे और इसके अलावा C3, XIS और INT भी बन जाएंगे। इंटीग्रेज एंजाइम वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के जीनोम में जोड़ना और निकालना दोनों काम कर सकता है, जबकि XIS जो है वो केवल एक्सीजन करने काम आता है। डीएनए के रेप्लिकेशन में XIS काफ़ी रोल निभाता है। अब इस टाइम तक बड़ी मात्रा में N और बन चुके हैं और साथ में क्रो की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। N एंटी टर्मिनेटर जब ये TR2 पर एक्ट करते हैं तो एक तीसरा तरह का आरएनए बनना शुरू होता है जो पहले से ज़्यादा लंबा है। इसमें और क्रो के लिए मैसेज है और C सेकेंड, O, P और इसके अलावा एक नया प्रोटीन बनना शुरू होता है Q। इस टाइम तक क्रो इतने इकट्ठे हो चुके हैं कि वो जाकर के ऑपरेटर OR और OL से बाइंड करना शुरू करते हैं
और जो भी ट्रांसक्रिप्शन PL से या PR से होना था उस ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देते हैं। नतीजा, अब सेल के अंदर क्यू प्रोटीन अच्छी मात्रा में है लेकिन बाकी प्रोटीन लगभग गायब हो चुके हैं। क्यू प्रोटीन अगेन एक एंटी टर्मिनेटर है और ये उन जीन्स को आगे काम करवाता है जिन जीन्स से आगे चल करके मिडल जीन एक्सप्रेस करेंगी और फिर बाद में लेट जीन एक्सप्रेस करेंगी। मिडल जीन्स और लेट जीन्स DNA के रेप्लिकेशन से रिलेटेड है और इसके अलावा ये नए वायरस के पार्टिकल्स को बनाने के लिए भी काम आती हैं। नए वायरस के पार्टिकल तैयार होंगे, ऐसे एंजाइम बन जाएंगे आप जो सेल वॉल को तोड़ सकते हैं, बैक्टीरिया के DNA को डाइजेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से सेल का लाइसिस करके ये बाहर निकल आएंगे। जब भी कभी बैक्टीरिया का DNA अंदर आता है और वो लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा तो लाइटिक साइकिल फॉलो करने के लिए उसे अपने DNA की कॉपी तैयार करनी पड़ेगी और DNA का रेप्लिकेशन यहाँ रोलिंग सर्किल मॉडल के द्वारा रेप्लिकेशन होता है। यानी कि लैम्डा का जो भी जीनोम है उस जीनोम की एक कॉपी तैयार नहीं होती, एक के बाद एक काफ़ी सारी कॉपी लग के तैयार हो जाती हैं लीनियर। हर एक कॉपी जहाँ जुड़ी हुई है ये कॉस साइट्स हैं। जो एंजाइम्स थे जैसे कि XIS वाला जो एंजाइम था, ये एंजाइम इन कॉस साइट्स को पहचानते हैं और फिर हर टुकड़े को अलग कर देते हैं और हर टुकड़ा एक गोल इंडिपेंडेंट लैम्डा का जीनोम बन के रेडी हो जाता है। और जब कभी प्रोटीन वगैरह बनेंगे तो प्रोटीन के साथ जुड़ करके ये सब के सब नए लैम्डा के पार्टिकल के रूप में तैयार हो जाएंगे। एक लैम्डा वायरस बैक्टीरिया की सेल में एंट्री करने के 45 मिनट्स के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 100 नए पार्टिकल क्रिएट करके सेल से बाहर निकल सकता है। अब एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें हमारे पास ये सभी जीन्स हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नई जीन इंट्रोड्यूस कर दी है CI। इसके अलावा दो प्रमोटर और हम देख रहे हैं। अब एक का नाम है PRE और एक का नाम है PI। जब सेल के अंदर C2 और C3 अच्छी मात्रा में होते हैं तो C2 C3 आपस में बाइंड कर जाते हैं। C2 वैसे तो बड़ा अनस्टेबल है, बैक्टीरिया के खुद के एंजाइम्स C2 को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन C3 की हेल्प से C2 स्टेबल हो जाता है और ये एक्ट करता है PRE पर और इसके अलावा ये एक्ट करेगा P1 पर। बैक्टीरिया के RNA पॉलीमरेज को वहाँ बुलाएगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कराएगा। इस बार जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो दूसरे स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इस तरह से कि C1 के लिए मैसेंजर RNA बनना शुरू हो जाए। देखिए DNA के अगर 2 स्ट्रैंड हैं और अगर एक स्ट्रैंड से मैसेज मिल रहा है क्रो प्रोटीन बनाने के लिए, तो अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में पढ़ूंगा तो जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उससे क्रो के लिए मैसेज नहीं मिलेगा। आप जानते हो DNA के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो बट वैसे वहाँ बेस सीक्वेंस डिफरेंट होती है। तो जब जहाँ हम नीचे से पढ़ रहे थे तब तो हमें मिल रहा था क्रो प्रोटीन के लिए मैसेज, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार दूसरा स्ट्रैंड पढ़ा जा रहा है प्रमोटर PRE से। असल में मैसेज मिल रहा है मुझे केवल C1 प्रोटीन के लिए मिल रहा है। सिमिलरली P1 प्रमोटर से जो मैसेज मिलेगा उस मैसेज से मुझे केवल इंटीग्रेज नाम का एंजाइम मिलेगा और इस बार XIS तैयार नहीं होगा। तो ये दोनों प्रमोटर्स असल में पहले भी अवेलेबल थे लेकिन पहले हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया क्योंकि हम लोग इनको फोकस नहीं करना चाह रहे थे। और दूसरा, ये प्रमोटर DNA के दूसरे स्टैंड पर होते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम बैक्टीरिया के DNA को फेज के DNA के साथ जोड़ने के लिए तैयार करता है। C1 के ट्रांसक्रिप्शन से C1 प्रोटीन बनना शुरू होगा और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। C1 को ही हम लोग लैम्डा रिप्रेसर के नाम से जानते हैं। C1 प्रोटीन जाके बाइंड कर सकते हैं प्रमोटर PRM से। C1 प्रोटीन जब बाइंड करते हैं PRM के पास मौजूद OR और OL से, तो यहाँ इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन देखने को मिलता है। OR पे बाइंड करने के बाद ये PR की तरफ से ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देते हैं। OL से बाइंड करके जो प्रमोटर था PL, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, लेकिन PRM पे बाइंड करके ये अपने ही ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक ही ऑपरेटर से एक तरफ के प्रमोटर के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं तो दूसरी तरफ रिप्रेसर। ये सभी जीन्स के लिए रिप्रेसर हैं लेकिन ये अपनी जीन के लिए एक्टिवेटर है। कहने को हम लोग इसे लैम्डा रिप्रेसर कहते हैं क्योंकि ये लैम्डा जीनोम की बाकी सभी जीन्स को एक्सप्रेस करने से रोक सकता है, लेकिन ये रिप्रेसर भी है और एक्टिवेटर भी है। एक्टिवेटर अपनी खुद की जीन्स के लिए। जब ऐसी स्टेज होगी तो अब मेरे पास केवल C1 है और इंटीग्रेज एंजाइम है। C1 लैम्डा वायरस को कभी भी लाइटिक साइकिल में एंटर नहीं करने देंगे
और इंटीग्रेस एंजाइम इस लैम्डा के जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम से जोड़ करके प्रोफाज बना देंगे और बैक्टीरिया के साथ ये लैम्डा वायरस एंटर कर जाएगा लाइसोजेनिक फेस में। अब ये कैसे काम कर पाता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ओ आर रीजन को बड़ा करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने ओ आर देखा था, असल में ये 3 सब पार्ट्स का बना हुआ है, ओ आर वन, आर टू, आर थ्री। आर वन क्रो की साइड है और आर थ्री सी वन की साइड पे। तो जब भी मेरा कभी सी वन आके बाइंड करेगा तो सी वन की जो पहली प्रायोरिटी है वो है आर वन से बाइंड करने की। जैसे वो यहाँ बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाने का, लेकिन इसके बाइंडिंग से आरएनए पॉलीमरेज को इधर बाइंड करके इन्हें पहचानने के लिए काम आसान हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो उसकी अफिनिटी है सबसे ज़्यादा ओ आर वन के लिए है, फिर ओ आर टू के लिए, फिर ओ आर थ्री के लिए। और ये डीएनए से बाइंड करने वाला प्रोटीन है काफ़ी हद तक, जैसे कि लैक ऑपरॉन में आपने लैक रिप्रेसर पढ़ा था। इंडिड जब कभी ऑपरेटर पे कोई C1 बाउंड नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वो जीन को ऑन करेगा, जैसे क्रो वाले जीन्स को। लेकिन अगर मेरे पास लैम्डा रिप्रेसर बनने लगा है तो सबसे पहले आके बाइंड करेगा वो OR1 से, और मेरा जो प्रमोटर था PR यानी कि इस तरफ, ये ट्रांसक्रिप्शन मेरा शट डाउन हो गया है। और बाइंड करेंगे C1 तो ये PRM वाला जो प्रमोटर था ये उसको एक्टिवेट कर देंगे और C1 का ट्रांसक्रिप्शन तेज हो जाएगा। लेकिन अगर और ज़्यादा मात्रा में C1 है तो वो खुद अपना भी ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो। अब क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये है लाइसोजेनिक साइकिल, तो यहाँ लैम्डा के जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम में जुड़ना है। लैम्डा के जीनोम में एक साइट है जिसका नाम है ATTP। ATT का मतलब है अटैचमेंट के लिए, P का मतलब है फाज के अंदर जो साइट अवेलेबल है। सेम ऐसी ही साइट एक बैक्टीरिया में भी अवेलेबल होती है, सीक्वेंस एक जैसी है। इसे बोलते हैं ATTB, अटैचमेंट साइट बैक्टीरिया में। अब जो इंटीग्रेज एंजाइम था और जो लाइगेज एंजाइम है बैक्टीरिया के, वो दोनों मिलकर के लैम्डा के जीनोम को लेके आते हैं बैक्टीरिया के जीनोम के पास और होमोलोगस रिकम्बिनेशन के द्वारा ये बैक्टीरिया में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से लैम्डा का प्रोफाज बैक्टीरिया के जीनोम में जुड़ पाता है। यही इंटीग्रेज बाद में इसे निकालने में भी काम आएगा। इंटीग्रेज एंजाइम जिस तरीके से जोड़ सकता है वैसे ही इंटीग्रेज एंजाइम निकाल भी सकता है। अगर मैं क्रो और C1 को कंपेयर करूं तो देखो, हम लोगों ने कहा था कि जो क्रो है वो जीन को शट डाउन करता है और जो C1 है वो भी जीन को शट डाउन करता है। लेकिन क्रो हमेशा केवल जीन्स को शट डाउन करता है, जबकि C1 काफ़ी सारी जीन्स को शट डाउन करेगा तो वो अपनी खुद की जीन को एक्टिवेट भी करता है। तो C1 जिसे हम लोग लैम्डा रिप्रेसर कहते हैं, ये सही मायने में ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेटर भी है और ट्रांसक्रिप्शन का रिप्रेसर भी है। क्वेश्चन ये भी था कि जब कभी लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया अवेलेबल है वायरस के साथ, तो फिर वो लाइटिक में कैसे एंटर करता है? क्योंकि जब एक बार सपोज करो कि अगर C1 बन गया तो C1 का सर्किट इस तरह का था कि वो अपने लेवल को मेंटेन रखता है, तो फिर तो कभी लैम्डा का वायरस एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि लैम्डा का जीनोम जानता है DNA डैमेज को पहचानना। तो जब भी कभी बैक्टीरिया में DNA का ज़्यादा डैमेज हो तो बैक्टीरिया का एक एंजाइम है जिसका नाम है रैके, रिकम्बिनेज ए के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे, और ये एक्टिवेट हो जाता है DNA डैमेज पर। और ये जिन टारगेट्स को पहचानता है, ये SOS रिपेयर में हम लोगों ने पढ़ा है, बट ये उसके अलावा ये आपके C1 को भी पहचानता है और C1 को काटना शुरू कर देता है। अब बट वैसे अगर C1 को ये डाइजेस्ट करेगा तो जो DNA पर चिपके हुए थे C1 वो हट जाएंगे और DNA खुल जाएगा। DNA खुलने का मतलब क्या है? इमीडिएटली PR से ट्रांसक्रिप्शन शुरू और क्रो बनना शुरू हो जाएगा, और क्रो बनते ही कहानी आपको पता है कि वो लाइटिक साइकिल में चली जाएगी। तो ये बड़ा स्मार्ट स्विच है C1, जिसे हम लैम्डा रिप्रेसर जानते हैं। ये लैम्डा के जीनोम को ब्लॉक कर सकता है कि वो लाइसोजेनिक साइकिल में जाए, और DNA डैमेज को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है रैक ए की हेल्प से। जैसे ही रैक ए एक्टिवेट होगा, C1 डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे और जहाँ जहाँ रिप्रेशन हो रखा था, जहाँ जहाँ वो बाइंड थे DNA से, वो हट जाएंगे, यानी कि ऑपरेटर्स खाली हो जाएंगे और प्रमोटर राइट हैंड साइड वाला और प्रमोटर लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, ताकि वायरस जल्दी से अपनी लाइटिक साइकिल करके इस सेल से बाहर निकल ले। तो लास्ट में समरी के लिए आपको याद रखना चाहिए कि क्रो और C1 ये दोनों को दोनों रिप्रेशन में काम आते हैं, लेकिन क्रो 1 जो रिप्रेशन करता है उसकी वजह से लाइटिक साइकिल होती है और C1 जो रिप्रेशन करता है उससे लाइसोजेनिक साइकिल होती है।
C1 जिसे हम लैम्डा रिप्रेसर भी कहते हैं, जीन रेगुलेटर की तरह काम करता है, दोनों रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, बट लैम्डा रिप्रेसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम करता है, क्रो केवल नेगेटिव, यानी क्रो केवल रिप्रेसर है और लैम्डा रिप्रेसर और एक्टिवेटर दोनों है। इसके अलावा जो हमने एन और प्रोटीन बने हैं, ये एंटी टर्मिनेटर थे। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान किन्हीं पर्टिकुलर साइट्स पर ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को बंद कर सकते हैं, जिसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेट होगा। सी सेकेंड और सी थर्ड ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये भी ट्रांसक्रिप्शन के एक्टिवेटर तरह काम करते हैं, लेकिन C1 जीन को एक्टिवेट करने के लिए। XIS जीन ये केवल डीएनए को काटने काम आती है, और डीएनए को जब काटना होता है जब डीएनए लाइटिक साइकिल में एंटर करने वाला है और यहाँ लैम्डा वायरस अपने नए पार्टिकल बनाने के लिए अपनी कॉपी तैयार कर रहा है और वो सारी कॉपी आपस में जुड़ी हुई हैं। उन कॉपीज़ को अलग अलग करने का काम है कॉस साइट से XIS का। जबकि INT जो इंटीग्रेज एंजाइम है, ये लाइसोजेनिक साइकिल में लैम्डा के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए में जोड़ सकता है और वक्त पड़ने पर बैक्टीरिया के डीएनए से लैम्डा के डीएनए को वापस निकाल सकता है। इसके अलावा O और P ये वो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में ओरिजिन को पहचानते हैं, वायरस के ओरिजिन को, और ये डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू करते हैं लैम्डा जीनोम को रेप्लिकेट कराने के लिए। तो बट वैसे ये जो रोल निभाएंगे, ये मेरे लाइटिक साइकिल में रोल निभाएंगे।